का कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ ही है या आप ही डबाड़ी से लड़ सकती हैं। आपकी डबाड़ी से जिम्मेवारी लगा देती है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, मेरी चाहे कहीं से भी लगाएं, जो मेरी तो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। देखो, एक दिन का सेशन था, आपने देखा एक पार्टी ने जो मुख्य विपक्षी दल है वॉकआउट किया और फिर वो शैडो लगाई जी, उस पर आप क्या कहेंगे? ये ड्रामा था जो विधानसभा में देखा हमने, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा। वॉकओवर देके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का ये सबूत दिया है। लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का कि वो रात को 9 बजे भी थानों में फ़ोन किया करते थे, वो ये देखने के लिए कि क्या इस थाने का एसपी सजग है, क्या मेरा हरियाणा प्रदेश का नागरिक सुरक्षित है। आज ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारी विशेष मेहमान है श्रीमती सुनैना चौटाला। सुनैना जी पिछले दिनों बेटे की शादी में व्यस्त थी, उसके बाद धीरे धीरे फिर राजनीतिक रूप से सरगर्म हुई हैं। उनसे पारिवारिक भी पूछेंगे और राजनीतिक बातें भी पूछेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि इस समय जो पूरे देश के अंदर चर्चा है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि 2023 में ये बिल पास हो गया था, लेकिन उसकी एक अमेंडमेंट पिछले दिनों आई। हालांकि सरकार की बड़ी किरकिरी हुई इस बात पे कि वो बिल गिर गया। सुनैना जी, आपका स्वागत है। सुनैना जी, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की एक अमेंडमेंट आई सबसे पहले लोकसभा के अंदर, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके अब तक छल ही छल करती आ रही है और इसमें ये छल महिलाओं के साथ भी कर गई। जब 2023 में ये तय हो चुका था, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि इम्प्लीमेंट अभी कर दीजिए, अगर करने की मंशा है तो अभी क्यों नहीं। लेकिन उस वक्त ना करके फिर उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, एक करके रख दिया कि 2029 से ये लागू हो जाएगा और महिलाओं को इस नाम पे उन्होंने बहुत वाहवाही भी लूटी, कई चुनाव भी जीत गए इसी चीज़ का छलावा देके। और अब आके ये ठीकरा जो है कांग्रेस उनके सिर फोड़ रही है, वो कांग्रेस के सिर फोड़ रही है। इसमें महिलाएं कहाँ हैं? विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बड़े बड़े भाषण ये करते हैं और महिलाएं जो कि 50% आबादी है, राइट तो हमारा 50% का है, लेकिन उसमें भी 33% देने में हिचकिचाहट क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये एक छलावा था, एक ढोंग था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलके ये ढोंग कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश की महिलाएं जहां अपने को ठगा महसूस कर रही है, वहाँ देश की महिलाएं भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। पिक्चर क्लियर क्यों नहीं करते? हर बात को ढुलमुल रवैया लगा के छोड़ दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे देश का दुर्भाग्य कि जहाँ ये नारा दिया जाता है यत्र नारयन्ति पूजयन्ते रमणते तत्र देवता, उस नारे को ही इन्होंने बिल्कुल फेल कर दिया। नारियों की पूजा छोड़ नारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके भी ये जो है कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पाता हमें। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ कितने यौन शोषण के केसेस हैं, उन केसेस का क्या? अभी आप देखेंगे जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी महिलाओं को, कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, ये सोचने का विषय है। और इस बात के ऊपर हिंदुस्तान की महिलाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात बड़े खुल के कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनने पड़ते हैं। तो अब महिलाओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना हक छीने। तो आपको क्या लगता है, जो आप कह रहे हैं कि 2023 के इस बिल को पास होने के बाद महिलाओं को उनका हक नहीं मिला, आपने कहा कि 50% आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन 33% भी पूरा नहीं मिला। अभी 5 राज्यों के चुनावों का आपने जिक्र किया कि उसमें 33% महिलाओं को भागीदारी नहीं मिल पाई, और आपने ये जो बड़ी बात कही कि हक मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आज की नारी है उसको कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? आगे हमारी बेटियां भी हैं, हम उनकी लड़ाई ना लड़ें? तो हमें करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हर पार्टी में
ना केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बल्कि जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिलाएं बैठी हैं उनको भी इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। ये जो पार्टीबाजी छोड़ के एक उससे ऊपर नारी के लिए सोचना चाहिए और उनको भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहूँगी जो रूलिंग पार्टी में, बीजेपी में जो महिला शक्ति बैठी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आज आप पावर में हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, देश की महिलाओं के लिए बात करनी चाहिए, देश की महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें भी जितनी महिला शक्ति बैठी है, मेरा उनसे भी आग्रह है, क्योंकि अगर पक्ष चुप है तो फिर विपक्ष का काम है बोलना, तो उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए और हम उनके साथ हैं। मनुस्मृति का आपने एक श्लोक सुनाया जी। उसके अलावा मैं तो कहूँगा कि नारी जो है वो वंदनीय भी है, आदरणीय भी है, पूजनीय भी है। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, कि जो राजे महाराजाओं को पैदा करती है उसको मंदा कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसको बैक स्टेप पे क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल है। आज धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, काम के उस पर नहीं कर रही है। लेकिन इस धर्म में महिलाएं कहाँ हैं? नारी आज उनसे ये सवाल पूछ रही है कि नारी कहाँ है, आपकी नज़र में नारी कहाँ है? तो उस चीज़ का मैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक मिनिस्टर से इस बात का सवाल करती हूँ कि नारियाँ हैं कहाँ? तो केवल और केवल अखबारों की स्क्रिप्ट तक, केवल आपकी राजनीतिक सोच तक, केवल उनको वोट लेने के लिए आप 2100 का झूठा वायदा कर देते हो। कभी आप उनके मन से छलावा करते हो। एक महिला है, बहुत मासूम दिल की है, उनको आप कहते हो कि आपको सिलेंडर फ्री देंगे। वो बेचारी कहीं ना कहीं अपने घर का बजट सोचती है कि भी चलो क्या पता सिलेंडर हमें फ्री मिल जाए। तो ये जो छलावे हैं, इस चीज़ का मैं आज सवाल पूछती हूँ कि आज फिर आपने नारी को ही ठगने का काम क्यों किया? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बिल को लेकर? चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 33% का हमेशा बढ़ावा दिया है, हमेशा कहा है। हमारी पार्टी का यही स्टैंड है। अभय सिंह जी चौटाला ने भी यही कहा है कि हम पिछले चुनाव में भी, क्योंकि हमारे प्रदेश में महिलाएं जो हैं आगे हैं, उसके लिए उन्होंने एक महिला विंग शुरू किया जिसकी मैं प्रदेश प्रभारी हूँ जी। तो उसमें मेरा काम है कि अब मैं अभय सिंह जी चौटाला को 90 ऐसी महिलाएं दूं विधानसभा से जो कि दावा कर सके। और अभी आपको सोच के खुशी होगी, जैसे 2023 में मैंने एक महिला सम्मेलन किया था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उस सम्मेलन में 7000 महिलाओं को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, हमारी कोशिश है कि और अवेयरनेस आए और महिला शक्ति आगे आए। मतलब आप ये चाहती हैं जिस तरह से 90 सीटों में कुछ जातीय आरक्षण है, वैसे ही महिला आरक्षण भी लागू होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे जो नगर पालिका और इनमें तो है लेकिन विधानसभा में नहीं है। विधानसभा में क्यों नहीं है? जब एक महिला गांव को चला सकती है, सरपंच बन सकती है। मैं मानती हूँ कि आज एमएलए बनना और मुख्यमंत्री बनना आसान है, लेकिन गांव का सरपंच बनना कितना मुश्किल काम है। वहाँ महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही हैं। आज आप देखें, IAS ऑफिसर है, हर जगह महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ढकोसला करती है। आप देखें, हमारी PhD की हुई पढ़ी लिखी महिलाएं आज मजबूर हैं, बेलदार की पोस्ट दे रखी है, उनको बुल अटेंडेंट की पोस्ट दे रखी है। वो महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे जिनको ये काबिलियत के हिसाब से वो महिलाओं को आगे ही नहीं आने दे रहे? तो ये सारी चीज़ें जो है आज रूलिंग पार्टी के ऊपर सवालिया निशान लगाती चली जा रही हैं। आपके डबवाली के विधायक हैं आदित्य चौटाला जी। आदित्य जी को सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल इसी बिल के बारे में पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं नारी को सशक्त करने के लिए अपनी सीट तक छोड़ सकता हूँ। देखिए, उनका बहुत एक मैंने भी देखा और बड़प्पन है। वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो देवीलाल जी के पोते हैं। वो कहते हैं कि अगर डबवाली से कोई नारी शक्ति चुनाव लड़ेगी तो हरियाणा में वो तो कहीं पे भी लड़ लेंगे। कहने का तात्पर्य ये था कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करना सिखाया, एक विचारधारा दी है और उसी विचारधारा के तहत उनका ये वक्तव्य रहा। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा ये कहा कि मैं किसान पहले हूँ और मैं लीडर बाद में हूँ, नेता बाद में हूँ। तो इसी तरीके से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदित्य चौटाला जी का कि उन्होंने नारी को अपने दिल से सम्मान दिया। पर इसके जो सियासी गलियारों में तो मतलब और निकाले जा रहे हैं। देखिए, ये तो मतलब निकालना प्रेस का भी काम है और लोगों का भी काम है, तो मतलब तो निकलने चाहिए। लेकिन दरअसल उनका कहने का भाव जो है, मैं मेरी नज़र में यही मानती हूँ कि उन्होंने कहा कि
कि कोई बात नहीं, महिलाएं अरे दे तो सही, गवर्नमेंट दे तो सही 33% महिलाओं को, तो वो हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो तो वो बात है। हमारी पार्टी ने जो स्टैंड कहा है 33%, तो वो देंगे। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जुबान के धनी हैं और उन्होंने जो वायदा किया है वो उसको पूरा करना जानते हैं। वो सशक्त महिला का कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ भी है, या आप ही डबाड़ी से लड़ सकती हैं। देखिए ऐसी बात है कि सशक्त महिला कोई भी हो सकती है, डबवाली की भी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है। तो ये उन्होंने एक इस तरीके से बयान दिया है कि देखिए चौधरी देवीलाल जी का जो पोता है तो वो किसी का मोहताज तो है नहीं, कि परिचय का मोहताज नहीं है, वो बीजेपी में भी रह चुके हैं, उनको ऑल ओवर हरियाणा में लोग जानते हैं। डबवाली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज वो डबवाली से एमएलए हैं। तो उनसे उनसे क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं मेरी सीट से भी दे सकता हूँ, महिला को क्या बात है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसका सिंपल आंसर था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ ज़्यादा दिया। तो पार्टी आपकी डबाड़ी से जिम्मेवारी लगा देती है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, मेरी चाहे कहीं से भी लगाएं, जो मेरी तो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। मैं तो हर प्रदेश में हर जगह जाती हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मजबूत करने में काम करती है। निकाय चुनावों को लेकर आपका क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? पार्टी ने अपने सिंबल के ऊपर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और सिंबल पे ही चुनाव लड़ रही है। मंडे को एक दिन का सेशन था, आपने देखा एक पार्टी ने जो मुख्य विपक्षी दल है वॉकआउट किया और फिर वो शैडो लगाई जी, उस पर आप क्या कहेंगे? ये ड्रामा था जो विधानसभा में देखा हमने, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा और अभी भी हम देखते आ रहे हैं, निरंतर हमने राज्यसभा में भी देखा। ये ड्रामा है, ये नूरा कुश्ती है जो कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही हैं। अगर आपको आवाज़ उठानी होती महिला की, आपने महिला की लड़ाई लड़नी होती तो आप वहीं रह के विधानसभा सत्र में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, ताकि हरियाणा प्रदेश की महिलाएं देखती और फ़ख्र महसूस करती कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उन्होंने वॉकओवर दे के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का ये सबूत दिया है। जहाँ तक आपने कहा सेशन लगाने का, बिल्डिंग के अंदर ही सेशन लगाया जाता है क्या? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो मुख्यमंत्री रह चुके, क्या उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं? ये सब ड्रामा है और ये दिखावा जो है ये कर रहे हैं। कभी स्पीकर उनको नोटिस दे रहे हैं, ये इनकी नूरा कुश्ती है, इसी तरीके से चलती रहेगी और महिलाएं इसमें ऐसे पिसती रहेंगी। मतलब ऐसा ही एक शैडो सेशन चौटाला साहब ने लगाया था जी, लेकिन उन्होंने लगाया था, उनकी मंशा देखिए, उन्होंने लगाया था साइकिल स्टैंड पे, जिसका असर गया था, जो आज तक भी आप उसका जिक्र कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने लगाया अंदर, जिसका असर नहीं दिखा और उल्टे इलीगल था वो। तो आप, वो खुद पढ़े लिखे, वो वकील भी हैं, उन्होंने वकालत भी कर रखी है, उन्हें सब एक्ट पता है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मदद कैसे करनी है ये बात वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। पिछले दिनों नरवाना में आपका यूथ सम्मेलन था, वहाँ भी पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि यूथ को हम 50% आरक्षण देंगे, यूथ आगे आए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने कहा कि अभय सिंह जी चौटाला अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं। 50% का मतलब 50% ही होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक फ्रेश पॉलिटिक्स आए, एक युवा सोच का नेता जो है हमारी राजनीति में आए, ताकि राजनीति में एक बदलाव देखने को मिले। जो भारतीय जनता पार्टी यूथ को नौकरियां नहीं दे पाई है, उसके लिए यूथ जो आगे आएगा तो वो लड़ाई लड़ेगा। कहते हैं सिस्टम को सही करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है, इसलिए यूथ को इस सिस्टम में लाना एक बहुत आवश्यक चीज़ है, ताकि राजनीतिक तौर पे यूथ में जो बच्चे होंगे मजबूत होंगे तो वो यूथ को मजबूत करेंगे। प्रधान जी, हरियाणा की राजनीति में पुरुषों का दबदबा रहा है सालों तक जी, जो हालांकि महिला बड़ी सीटों से छोटी सरकारों के अंदर जीतती हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि उनके पुरुष ही रह जाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि ये पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान राजनीति है, भी मैं महिला प्रधान जरूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती ज़रूर हैं, लेकिन थैंक्स टू इंडियन नेशनल लोकदल, और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का, जिन्होंने ये मंच दिया आवाज़ उठाने के लिए। वो मेरे पे डिपेंड है कि महिलाओं की आवाज़ को कितना बुलंद कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा एक ही मोटिव है कि 90 विधानसभा में से 90 महिलाएं ऐसे निकाल के लाऊं ताकि वो आके अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, तो मैं आपको आज ही से निमंत्रण देती हूँ 14 जून को
कुरुक्षेत्र के अंदर एक महिला सम्मेलन होगा बहुत बड़ा। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के आदेश के अनुसार हमारी ये कोशिश है कि हम सारे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को वहाँ पे जुटाएं और इस जो हमारे साथ छलावा हुआ है इसके विरोध में हम सरकार को ये जताएं कि महिलाओं को आप कमज़ोर ना समझें। हमारी आबादी 50% है, हम सिर्फ 33% आपसे मांग रहे हैं, हमसे छलावा ना किया जाए। वातावरण में तो पहले ही गर्मी बहुत है और 14 जून आते आते तो गर्मी अपना भयंकर रूप ले लेगी। राजनीतिक गर्मी भी होनी चाहिए हाँ ना। तो ऐसे में राजनीतिक गर्मी माहौल ज़्यादा नहीं खराब कर देगी? बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए महिलाएं इस बात को प्रूव करेंगी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लड़ना जानते हैं। उस टाइम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाएगा, माँ दुर्गा को भी याद किया जाएगा। तो इस समय प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है जी, नशा है, बेरोजगारी है, तो इन सब को मिटाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए बार बार अभय सिंह जी चौटाला जब एमएलए थे तो उन्होंने विधानसभा में भी इस बात को लेके बड़े गंभीर जो है सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज आप देखिए कोई सवाल करने वाला, पूछने वाला सिर्फ हमारे 2 विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं इस बारे में, लेकिन बाकी चुप हैं। कहीं ना कहीं यूथ को ख़राब किया जा रहा है और इसके ऊपर एक राजनीतिक दल से ऊपर उठ के और यूथ को बचाने के लिए मैं तो ये कहूँगी कि सेंटर्स होने चाहिए, रिहैब सेंटर्स होने चाहिए, न केवल डिस्ट्रिक्ट बल्कि हल्का वाइज होने चाहिए, ताकि हमारे युवा जो हैं इस चीज़ से, इस नशे से मुक्त हो सकें, उनकी माएँ खुश हो सकें, वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। लेकिन मौजूदा सरकार इस बारे में संज्ञान नहीं ले रही है और क्योंकि नौकरियां वो दे नहीं पा रहे हैं तो इसलिए वो यूथ को कहीं ना कहीं जो है मिसगाइड करते जा रहे हैं। जो उद्योगों का पलायन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, छोटे उद्योग धंधे तो ना के बराबर ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही उद्योगपतियों को पालने का काम किया है, अडानी और अंबानी। 2 उद्योगपति जो हैं वो तो पल रहे हैं, बाकी सारे जो है व्यापारी वर्ग जो है आज हाशिए पे आ चुका है। मैं तो ये कहूँगी कि मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब एक राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो वो देश की लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए इन्हें यहाँ रोकना अति आवश्यक है। पार्टीबाजी भूल के, अपना स्वार्थ भूल के, निजी स्वार्थ को भूल के हमें देश को बचाना है। इसलिए इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ ऐसी हो रही है, आप देख ही रहे हैं प्रदेश में क्या हो रहा जी। है, उसको लेके भी पलायन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का तो स्थिति ऐसी है कि एक एडीजीपी रैंक का जो बहुत सीनियर जो है मैं मानती हूँ वो सुसाइड कर रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इससे बड़ा सवालिया निशान और क्या होगा। एएसआई भी सुसाइड कर रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो जो बचाने वाले ही अब संशय में हैं तो फिर इस गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, धुलमिल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। राजनीति ऐसी मैं सोचती हूँ ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जहाँ लोगों की जान को खतरा। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई एक और सवाल है, जैसे हिसार की हालिया घटना हुई जी। उसमें भी आपने जो बयान दिया जी प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता व्यक्त की, जी। उसको भी तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। जी बिल्कुल, ये सस्ती टीआरपी के लिए और जो दूसरा दल है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि मेरा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का कि वो रात को 9 बजे भी थानों में फ़ोन किया करते थे, वो ये देखने के लिए कि क्या इस थाने का एसपी सजग है, क्या मेरा हरियाणा प्रदेश का नागरिक सुरक्षित है। आज ऐसे एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी मौन, सिर्फ मुंह पे उंगली रख के क्या सवाल का जवाब हो गया। आप कहिए तो सही, चाहे खिलाफ में कहिए चाहे पक्ष में कहिए, कुछ तो कहिए। चुप रहने से काम नहीं चलता है। कई जगह ऐसी होती है जहां आपको बताना पड़ता है, जनता को बोल के बताइए कि कहाँ गलती है। अपनी गलती हो चाहे दूसरे की गलती हो, लेकिन बताना तो चाहिए। बात परिवार की नहीं है, लेकिन जी। जो भी घटना हुई, चाहे पहले दिन हुई चाहे लास्ट तक हुई, जो भी हुआ ये दुखद हुआ। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये चाहे कोई नेता था चाहे कोई प्रशासन था, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह, लेकिन आप जनता को क्या लेसन दे रहे हो। क्या तो वो नेता लेसन दे रहा था जनता को
क्या वो प्रशासन लेसन दे रहा था जनता को? पब्लिक का सोचिए ना आप। हमें पब्लिकली ये बात कहाँ तक शोभा देती है? आप अपनी प्रेस्टीज का एक फ़ायदा लेना चाहते हो कि मेरी प्रेस्टीज है, लेकिन आम जनता का आपने कहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा? कहीं पे भी नहीं रखा। जब किसान आंदोलन था, किसानों पे डंडे बरसाए जा रहे थे, किसानों के आगे कील गाड़ी जा रही थी, तब आप मौन थे, तब आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। लेकिन जब खुद पे बात आई तो वही चीज़ गलत होगी। आपको अपना स्टैंड रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जब गड्ढा खोदते हैं तो कभी ना कभी खुद भी उसमें जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ रखें। मैंने इसीलिए ये कहा कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से काम करेंगे वो गलत है। वो मैंने किसान आंदोलन में भी कहा और मैंने अभी भी कहा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल इतना था कि आज जो है जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है। नेताओं का क्या है? नेताओं का कुछ नहीं है, लेकिन आम जनता भी तो परेशान हो रही है। आप मनीषा हत्याकांड को ले लीजिए, हिमांशी नरवाल हत्याकांड को ले लीजिए, कौन सी गुत्थी सुलझी है? कौन सा पब्लिकली उन्होंने बताया कि हमने ये पकड़ ली? नफे सिंह जी राठी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मार दिया गया। कौन से कातिल को पकड़ के इन्होंने पब्लिक के सामने कर दिया? तो ये एक बहुत चीज़ें हैं जिनमें हम बिना मतलब की बातों में घिरते चले जा रहे हैं। हमें मुद्दे की बात हम छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद अगला बिल जो आ रहा है परिसीमन का, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। तो हरियाणा के अंदर नेचुरली बात है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने हिसाब से परिसीमन करवाएगी। तो कहीं ना कहीं परिसीमन को लेकर चौटाला परिवार चिंतित है कि उनके डवाली, एलनाबाद ये जैसे पहले सुरक्षित होते थे दोबारा सुरक्षित ना हो जाए, जो उनके लिए सेफ सीट्स हैं। कुछ ऐसा है? देखिए, चौटाला परिवार की बात नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मैं बात करूंगी, जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। और इस विचारधारा को आज भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा नहीं है। वो स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि जो काम इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुए, जो जन कल्याण के काम, जितने भी काम हुए वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुए। इसलिए हमें कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, इसलिए हमारे लिए सारी सीटें ही सेफ हैं। बोलो हरियाणा में कहीं भी चुनाव लड़ लें, चौधरी देवीलाल फिरोजपुर, सीकर, पता नहीं कहाँ लड़ते रहे, से लड़े थे। तो इसमें आपकी एक विचारधारा मजबूत होनी चाहिए, जो कि जनता को समझ में आनी चाहिए। बात है सिर्फ इतनी कि हम पब्लिक को कितना समझा पाते हैं। कुछ रैपिड सवाल लेते हैं जी। आपको क्या लगता है राजनीति में आपने क्या देखा, वोट जो होते हैं वो काम के होते हैं या हवा के होते हैं? देखिए, राइट नाउ जो राजनीति के जो वोट है ठगने की ज़्यादा हो गए, झूठ बोल के जो है भारतीय जनता पार्टी वोट लेके बटोर के चली गई, लोगों के साथ छलावा हो गया। और ये ही काम कांग्रेस ने भी कर दिया और बीजेपी ने भी कर दिया। आप हमेशा पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा कि मेरे रोल मॉडल चौधरी देवीलाल जी थे, चौटाला साहब थे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। तो आज की राजनीति में आपके रोल मॉडल कौन है? ममता बनर्जी, जो दबंगता से आज लड़ाई लड़ रही हैं। और वो बहुत ही, मैं उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का पिछले चुनाव में कोशिश की गई। मैं ये कहती हूँ वो राजनेता एक लीडर है जिसकी छवि जो है ना वो बहुत क्लियर है। अभी मैं हरियाणा प्रदेश की अगर बात करोगे तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जो दबंगता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनकी हिम्मत देखिए। पार्टी को बिल्कुल तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो उठे हैं और चले हैं। और लोग उसी चीज़ की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि वो जो डिसीज़न लेते हैं वो परवाह नहीं करते हैं इस बात की कि नफ़ा या नुकसान, वो लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन में इस्तीफ़ा हो, एक ही सीट थी, एक सीट से इस्तीफ़ा देना हो, चाहे वो पानी की लड़ाई सड़कों पे आकर लड़नी हो, बिजली के बिल के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, बुढ़ापा पेंशन के लिए लड़ाई लड़नी हो, और अभी रिसेंटली जो किसान मंडियों में परेशान होता है उसकी लड़ाई लड़नी हो। आपने ममता बनर्जी जी का जिक्र किया, पूरा देश उन्हें दीदी के नाम से जानता है। तो 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल आ गए आपके सामने, सर्वे क्या दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है खासकर पश्चिम बंगाल में? देखिए, मेरी दिली इच्छा है कि ममता बनर्जी जी जीतनी चाहिए। और मेरी एक फीलिंग है कि मुझे लगता है कि वो जीतेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्जिट पोल बहुत गुमराह करके जा रहे थे। बहुत कोशिश की थी उनको गिराने के लिए, लेकिन वो उठी, लड़ी और चली। तो अभी भी मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि वो एक स्तंभ मानती हूँ कि वहाँ से कहीं ना कहीं एक लेसन जाएगा जहाँ बीजेपी रुक पाए। आई विश।
आपने जैसे उनको अपना रोल मॉडल बताया, जी जी तो वो अपनी बात को बड़ी प्रखरता से करती हैं। जी जी शुरू से ही उनका स्वभाव ऐसा रहा है। जी तो वो तो उन पे ईडी के छापे भी पड़े, पता नहीं क्या क्या तशद्दुद हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैं जेल जाने से नहीं डरती। जेल जाने, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें खुद पे ये विश्वास था कि मैंने कुछ करप्शन कर नहीं रखा। नहीं तो आप देखिए ना, यहाँ आप कुलदीप बिश्नोई जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं जिनको हरियाणा पे ही ला रहा था आपको। हाँ, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ राजनीति के अंदर, जो ईडी के डर से या तो पार्टी बदल गई या फिर उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, राजनीति छोड़ के चले गए। ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आज बीजेपी को कितनी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर उनमें कुछ, अगर वो होती, ममता बनर्जी के खिलाफ इनके पास कुछ होता, तो शायद वो भी कुछ कदम ऐसा उठाती। इसीलिए मैंने कहा कि मैं मानती हूँ सच्चा नेता वही होता है जो अपनी स्वार्थ को छोड़ के, आपने कितने एग्जाम्पल हमारे इतिहास में देखे होंगे, कितने त्याग किए हैं। चौथ देवीलाल जी देख लीजिए, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री कुर्सी का त्याग किया है, इसीलिए वो लीडर कहलाए। आज ममता बनर्जी के खिलाफ अगर इनके पास कुछ होता तो आज ये उनको जेल में ज़रूर भेजने का काम कर देते, या फिर उनको यूज़ करते अपना बनाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे नेताओं का रहना इस हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ज़रूरी है। तो बड़े पूरे देश के अंदर बड़े नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने जेलों के अंदर से चुनाव लड़े हैं, जेलों से डरे नहीं है। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ स्थिति उलट है। बिल्कुल, यहाँ हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी देवीलाल जी ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जेल से कभी डर नहीं दिखाया, क्योंकि उनको ये पता था कि हमने गलत नहीं किया। ये राजनीतिक, पिताजी तो ये कहते थे कि राजनीति में ये तो गिफ्ट है, जो ये विपक्ष जो ओछे खेल खेलता है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके उन्हें 10 साल जेल में रखा। एक ऐसा एग्जाम्पल है पूरे हिंदुस्तान में कि आप देखेंगे कि जिनके खिलाफ केस, जो केस दर्ज करने वाला उसको भी सज़ा, शिकायत करने वाले को भी सज़ा, जिन मास्टरों के लिए सज़ा भुगती उन मास्टरों का ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पदोन्नति की कि ये भर्तियाँ सही हैं। जब भर्तियाँ सही हैं, शिकायतकर्ता की शिकायत गलत है, फिर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 10 साल जेल में क्यों? पैसे का लेन देन नहीं हुआ, पैसे का कहीं लेन देन नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा एलिगेशन प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें परेशान किया गया। तो मतलब टोटली राजनीतिक प्रेरित था। बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित था, क्यों नहीं था जी। आज आप देखें इतिहास में कितने, भगत सिंह जी भी जेल में कितने प्रताड़ित हुए, चौधरी देवीलाल जी कितने प्रताड़ित हुए, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की ये प्रताड़ना ही तो थी। ये तो डेमोक्रेसी है कि अब आप जेल में कुछ कर नहीं सकते हो। ये तो भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, हमारा लॉ जो है, लेकिन कसर तो कुछ नहीं छोड़ी थी। अब एक बुजुर्ग इंसान को 10 साल तक उसकी फैमिली से दूर, हमारी माँ भी चली गई, कितनी चिंतित थे। मेरे ससुर जो है चौधरी प्रताप सिंह जी गए, तब भी चौटाला साहब आए वहाँ से, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बलिदान था उनका, मैं मानती हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी उफ नहीं की, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन मास्टरों को आप हटाओ जिनके लिए मुझे सज़ा काटनी पड़ रही। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, आपने कभी भी उनके वक्तव्य में नहीं देखा होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के घर में चूल्हा जलाना अगर मेरी गलती है तो ऐसी गलती तो मैं बार बार करूँगा, हर बार करूँगा। उन्होंने कहा मैं ताउम्र जेल काटने को तैयार हूँ। तो ये एक बोल्ड जो नेता है, ऐसे बोल्ड नेताओं की आज कमी खलती है। आज तो ऐसे नेता हैं जो ईडी के डर से अपनी ही पार्टी की सीटें हरवा देते हैं और विपक्ष की सरकार बना देते हैं। आज मैंने विधानसभा का जिक्र करा, वॉक ओवर देते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वॉक ओवर देते हैं कि भाई ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो कर लो। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि 5 विधायक बताते हैं कि होने तो 9 चाहिए, 5 विधायक बताते हैं कि भाई क्रॉस वोटिंग हुई। हाँ, क्रॉस वोटिंग, गद्दारी करके। जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनना था तब 38 आपके साथ कैसे थे? ये बहुत सारे सवाल हैं जी। लेकिन तो वो तो जिन विधायकों के नाम आए हैं, देखिए बैलेट पेपर पे नंबर होता है जी, और वो जो ऑब्जर्वर होता है, चाहे हुड्डा साहब थे चाहे बीके हरिप्रसाद थे, उन्होंने वो नंबर नोट भी किए। उनको सब पता है कि क्रॉस वोटिंग किसने की और सस्पेंशन किस किस की हुई। लेकिन जो वोट सस्पेंड हुए, लेकिन जरनैल सिंह जी का बयान आपने देखा, उन्होंने कहा कि हुड्डा के लिए मैंने तंवर और कांग्रेस के जो है शैलजा जी के साथ सारी उम्र लड़ाई लड़ी और मेरे को ये हशर मिला।
मेरे को ये रिजल्ट मिला। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ जी, इस कांग्रेस के अंदर जनता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई है। मतलब बातों बातों उन्होंने गुटबाजी को कबूल गुटबाजी किया। को कबूल क्या थी गुटबाजी। आप देखिए, बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस की रही हैं किरण चौधरी जी, आज बीजेपी में है, लेकिन वो क्या कह के गई थी? उन्होंने ये कहा कि मेज के नीचे से अगर कोई हाथ मिला रहा है तो मेज के परली साइड क्यों ना चली जाऊं। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया, आज तक लगा रही हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व कमजोर है और शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। तो आपने राज्यसभा की जो बात की, तो आपको क्या लगता है ये पूरा खेल है? बिल्कुल खेल है जी, बिल्कुल। अपने जो पक्ष के विधायक हैं उनको बचाने की सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का ये खेल है। और ये जो बी पार्टी का रूप इन्होंने ले लिया है वो पूर्ण रूप से उजागर हो चुका है। आप ये देखें कि ऐसे जैसे अभी आपने जर्नैल सिंह का जिक्र करा, उनके ऊपर लगा दिया कि इसने क्रॉस, इन पे क्यों लगाया? और कहाँ है बाकी नाम? और दो ना, आप 9 नाम बताओ, आप 9 नाम आप पब्लिश करो। तो क्या कारण है पूरे नाम नहीं आ रहे? उनके खुद के बंदे हैं ना जी। अब आप बताओ, आपके कहने के ऊपर आपने एक बयान सुना होगा इन्हीं के जो हैं शर्मा, उन्होंने क्या कहा कि जो 26 का जो एक जिक्र किया उन्होंने कहा कि हुड्डा के बेटे के साइन क्यों नहीं है? तो ये क्या था? ये सारी चीज़ें ये हैं आज कांग्रेस के अंदर। कुलदीप शर्मा जी ने आरोप लगाया, कुलदीप शर्मा जी ने, सॉरी, हाँ जी, कुलदीप शर्मा जी ने ये कहा कि उसमें मेरे साइन करवाए तो मेरे बेटे की टिकट की गारंटी कौन लेगा? अपने बेटे के साइन क्यों नहीं करवाए उसमें G26 में? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं। हमने तो बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि बी टीम है, ये बी टीम है, लेकिन लोगों के समझ में अब आई है। तो प्रधान जी, अभी ये खेला हो गया, अभी तो 2 सीटें और राज्यसभा की आ रही हैं जो खाली होंगी और फिर चुनाव होंगे, तो उसमें क्या प्रेडिक्शन है, क्या रहने वाला है? नूरा कुश्ती है जी, पूर्ण रूप से नूरा कुश्ती ही होगी, और क्या होगा? उसमें भी यही रहेगा? उसमें भी यही रहेगा, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में बैठे यही रहेगा। कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछते हैं राजनीति से हटकर। जी जी। आप पूरे हरियाणा में फील्ड में रहती हैं जी, पूरा दिन आपका लोगों के पीछे जाता है जी। तो अब भी क्या चूल्हे चौके से जुड़ी हुई हैं? जब घर पे जाते हैं, जब तो कोई चीज़ की इच्छा होती है, मन करता है, या कोई घर पे डिमांड कर दे कि भी ये चीज़ें बना लो, तो बना लेते हैं, अदरवाइज कम है। तो आपने बहू ली, वो भी एक जज, सिटिंग जज, जी जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, ये संयोग है जी, मैं तो कौन लेने वाली हूँ और कौन क्या, ये तो परमात्मा ने जो डेस्टिनी ने लिख के भेजा। बाकी मैं यही महसूस कर रही हूँ कि भी मैं बेटी के रूप में ही देखती हूँ, और बेटी की इच्छा थी, बेटी आई। नहीं तो जब उनको छुट्टी होती है, जब वो घर आती हैं अपने ड्यूटी से, जी जी। तो आपको अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हैं ये परिवार को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो उसको बनाना आता है, अच्छी से अच्छी चीज़ वो कोशिश करती है कि मैं बना के खिलाऊँ, उसको शौक भी है। मतलब वो कामकाजी नहीं है, घरेलू भी है? घरेलू भी है, बिल्कुल जी, डेफिनेटली है। तो उनसे जुड़ी कोई बात? उनसे जुड़ी बात मैं यही कहूँगी कि वो एक अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, और जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इतना टफ एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लेना, और सबसे छोटी उम्र की जज बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फ़ख्र है आपको इस बात का? बिल्कुल फ़ख्र है जी, बिल्कुल। वो एक बेटी हैं, उसके पिताजी को तो पता नहीं कितना ही फ़ख्र होगा इस बात के। बेटियां अपने पैरों पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जी। मैं एक राजनीतिक सवाल और करूंगा जी। इन दिनों एक सद्भाव यात्रा चल रही है जिसको लेकर इनकी, आपने भी जैसे कांग्रेस पार्टी के गुटबंदी का जिक्र किया, जी जी। बृजेंद्र सिंह जी यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर भी इनकी पार्टी के अपने ही लोग छींटाकशी कर रहे हैं। जी जी। हालांकि अब राहुल जी आने वाले हैं उस यात्रा के अंदर, तो उस यात्रा को आप कैसे देखती हैं? लेट्स सी कि वो आते हैं कि क्या करते हैं, या राजनीति की भेंट चढ़ते हैं, या कांग्रेस की गुटबाजी की भेंट चढ़ते हैं। बाकी देखो, यात्रा करना एक अच्छी बात है। सद्भाव यात्रा का मतलब सद्भाव होना चाहिए, लेकिन सद्भाव कांग्रेस में दिखता नहीं है, सद्भाव है नहीं, और ये कमी रही है सद्भाव यात्रा में। और जहाँ तक बात है नेताओं का जिन्होंने ये किया, तो पहले वो बीजेपी में जा चुके। मतलब मेरा एक कहने का मतलब ये है कि आप एक विचारधारा को अपने ऊपर अप्लाई करते हो, लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स की भेंट उसे चढ़ा के दूसरी विचारधारा में चले जाते हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होता है। तो इस समय वर्तमान के जो हालात हैं, हरियाणा की जनता को क्या संदेश देंगी
खासकर महिलाओं को अपने 14 जून के कार्यक्रम को लेकर? मेरी इस पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 14 जून को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुँचें, ताकि वो धर्म युद्ध था और हम भी अपने धर्म युद्ध की शुरुआत जो है वहाँ से करें, मिल के करें, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के आप सभी कुरुक्षेत्र पहुँचना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि महिलाओं को 33% का हक मिले, उसकी लड़ाई के लिए आप सब लोग वहाँ ज़रूर पहुँचना। हमारी बेटियों की भी ये लड़ाई है, क्योंकि यूथ भी इसमें आना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो साथ में हम स्नान करेंगे और मिलके जो है प्रार्थना करेंगे इस देश के लिए, इस विश्व के लिए कि सुख शांति और अमन चैन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच जी।